हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम धन के बहिर्गमन के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे, जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देखिए 1867 में दादा भाई नौरोजी के विषय में हम बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इनका बहुत सहयोग था। इन्होंने भारत में बहुत से राजनीतिक सामाजिक कार्य किए हैं। इनको हम विभिन्न चैप्टर्स में अलग अलग चीज़ें इनके विषय में पढ़ते रहेंगे। एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य के रूप में पहुँचे थे। तो यहाँ दादा भाई नौरोजी के विषय में हम बाद में बात करेंगे, धीरे धीरे हर चैप्टर में पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हम विशेष करके इनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करेंगे। हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन आएंगे और रिटन में आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, जैसे कि धन के बहिर्गमन सिद्धांत पर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में जो ब्रिटिश सत्ता की नीतियां थी, आर्थिक नीतियां, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया, वहां भी आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की चर्चा करनी होगी। अगर हम बात करें कि कॉलोनियलिज्म जो है, उपनिवेशवाद, उसके जो एडवर्स इफेक्ट थे, उसके दुष्परिणाम क्या थे, तो उसमें जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट के रूप में दिखाई पड़ता है। तो कई जगह पर हम इसका यूज करेंगे, अलग अलग प्रश्नों में, अलग अलग आयामों में इसका अध्ययन किया जाता है। दादा भाई नौरोजी एक पारसी धर्म के सुधारक भी थे। इन्होंने जो है पारसी धर्म में सुधार के लिए भी कई कार्य किए हैं और भारत में इनको एक ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है। इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है 1867 में लंदन में इनकी एक सभा हो रही थी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्या था ये ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? इसके संस्थापक में भी दादा भाई नौरोजी ही हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की थी और ये लंदन में एक सोसाइटी है, एक एसोसिएशन है। उसके एक सेमिनार में उसका एक जो है फंक्शन चल रहा था, कार्यक्रम, उसमें भाषण दिया इन्होंने और उस भाषण में ही इन्होंने एक जो लेख पढ़ा है, उस लेख का नाम आपसे पूछा जाता है कि कौन से विषय पर इन्होंने वहां पर अपना वक्तव्य दिया था। तो वो था इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया। वो जो इनका भाषण था उसका टॉपिक था इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया, यानी इसे आप कह सकते हैं भारत के प्रति इंग्लैंड के कर्तव्य, इंग्लैंड के कर्तव्य या उत्तरदायित्व। इस विषय पर इन्होंने वहां पर अपना एक भाषण दिया और उसी भाषण में, यानी ये जो भाषण इनका था, इसी भाषण में इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ये विचारधारा इनकी इसी भाषण में निकल करके आती है। यहां पर इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, बहिर्गमन का सिद्धांत, जिसको आप कहेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वहां पर प्रतिपादित की और बाद में इनकी पुस्तक, इन्हीं की एक बहुत चर्चित पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में धन का बहिर्गमन सिद्धांत प्रस्तुत हुआ, यानी प्रकाशित किया गया। धन का बहिर्गमन सिद्धांत क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। यानी फर्स्ट टाइम जो है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि धन के बहिर्गमन पर भारत की जनता का ध्यान किसने आकृष्ट कराया था, तो दादा भाई नौरोजी को ये क्रेडिट जाएगा।
उन्होंने ही सबसे पहले भारत के लोगों को ये समझाया कि यहाँ पे जो ब्रिटिश की नीतियाँ हैं उसकी वजह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, भारत का पैसा बह करके ड्रेन होकर के इंग्लैंड जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है। और उन्होंने एक पुस्तक की रचना की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें डिटेल में इस सिद्धांत को उन्होंने बखूबी वर्णित किया है। वहाँ से हमें इसकी पूरी जानकारी मिलती है। तो चलिए, ये तो हमने जान लिया कि धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किस किताब में है, कब इसको प्रस्तुत किया था पहली बार दादा भाई नौरोजी ने, और ये किसके द्वारा दिया गया। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये धन का बहिर्गमन क्या है, क्यों इसकी इतनी चर्चा होती है और क्यों ऐसा माना जाता है कि यह जो है ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का सबसे भयंकर दुष्परिणाम था, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही नकारात्मक था। चाहे वो ब्रिटिश की भू राजस्व नीतियों को आपने पढ़ा था। अगर हम बात करें कि आर्थिक नीतियों के रूप में ब्रिटेन के कौन कौन से काम जो हैं वो हम चर्चित करते हैं, पढ़ते हैं, तो भू राजस्व की नीतियाँ आपने पढ़ी थी। आपने पढ़ा था कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण। और आप पढ़ते हैं कि यहाँ पर उद्योगों के लिए क्या काम किया, उससे जो है औद्योगिकीकरण हो गया। आप यहाँ पे पूरा उपनिवेशवाद का जो सिस्टम पढ़ते हैं, उन सबका परिणाम जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार नकारात्मक हो गया, उसके पीछे जो मूल वजह है वो यही है कि यहाँ का धन जो है वो निकल करके ब्रिटेन जा रहा था। अभी हम इसको देखेंगे किस प्रकार से भारत में ये नकारात्मकता लेकर के आया, अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाने में धन का बहिर्गमन कहाँ तक जिम्मेदार है, इस पे चर्चा इसी चैप्टर में करेंगे। तो धन का बहिर्गमन क्या है, सबसे पहले इसी पे हम चर्चा करेंगे। ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन। देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, जैसे हम यहां पे मान लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। हर एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। यहाँ पर बहुत सी क्रियाकलाप होते हैं। अर्थ जो है अर्थशास्त्र में आप पढ़ते हैं, जब पढ़ेंगे आप तो उसमें आप देखेंगे कि जीडीपी, जीएनपी यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, उन सब चीज़ों पे वहाँ चर्चा करेंगे। तो कोई भी अर्थव्यवस्था है तो उसमें जो है एक राष्ट्रीय आय बनेगी, यानी वहाँ कुछ पैसे का उत्पादन होगा। आप राष्ट्रीय आय पे आप सीधे सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि इतना भारत ने कमाया, टोटल उसकी राष्ट्रीय आय हुई। तो इस राष्ट्रीय आय का एक हिस्सा, यानी इसका एक हिस्सा, कुछ भाग ब्रिटेन चला जाता था, ब्रिटेन चला जाता था। यानी ये जो राष्ट्रीय आय हुई भारत में, इसका कुछ भाग, कुछ जो है विचारक इसको 1/3 मानते हैं, कुछ इससे भी ज़्यादा मानते हैं। वो अलग अलग विचारकों के नज़रिए हैं, उनका अपना कैलकुलेशन है। लेकिन आप यहाँ पे मोटे तौर से ये समझें कि भारत की अर्थव्यवस्था में उसकी राष्ट्रीय आय हुई तो इसका एक हिस्सा ब्रिटेन चला जाता था, प्रतिवर्ष होता था। ये प्रतिवर्ष ऐसा होता था कि उसमें से कुछ भाग, आप मोटे तौर से 1/3 ही अगर मान के चलें, तो वो ब्रिटेन चला जाता था। और इसके बदले में, यानी इसके बदले में कुछ मिलता था या नहीं मिलता था, तो इसके बदले में भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई लाभ नहीं मिलता था। भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। अगर कुछ मिलता नहीं था, धन ब्रिटेन जाता था, इसीलिए इसको कहा गया धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। देखिए, अगर उस धन के बदले में हमें कुछ प्राप्त होता तब इसको धन का बहिर्गमन नहीं कहा जाता। धन का बहिर्गमन सिर्फ इसी वजह से कहा गया क्योंकि उस धन के बदले में हमें कुछ मिला नहीं। वो एक प्रकार से हमारे प्रतिवर्ष की जितनी इनकम थी उसमें का एक हिस्सा उठा करके ब्रिटेन ले गए और उसका फायदा ब्रिटेन को मिला। इसी वजह से हमने ये कहा कि ये हमारी अर्थव्यवस्था से पैसा बाहर चला गया, ड्रेन हो गया,
उन्होंने कहा कि एक नाला है जो इंडिया से ब्रिटेन तक है और इंडिया की तरफ से पैसा ब्रिटेन की तरफ बह करके जा रहा है। उसके बहुत सारे साधन हैं, तरीके हैं, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो ये हो गया धन का बहिर्गमन। चलिए इसको हम डिटेल में समझें कैसे धन का बहिर्गमन है। अगर हम सामान्य बात करें, अगर हम एक बात करें कि सामान्य तौर से क्या होता है या वर्तमान में क्या है भारत में, जो वर्तमान में है वही सामान्य, एक उदाहरण मान लेते हैं। सामान्य वर्तमान में क्या होता है, भारत की अर्थव्यवस्था है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था है तो इसमें राष्ट्रीय आय होगी, यानी इसमें जीडीपी बनेगा, फिर जीएनपी बनेगा, फिर एनएनपी बनेगा। इसको आप कायदे से अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में है। राष्ट्रीय आय होगी। जब भी किसी देश में कुछ भी राष्ट्रीय आय होती है तो उसका बंटवारा होता है। बंटवारे का तात्पर्य है वो दो जगह बंटती है, उसमें का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार के पास जाता है। सरकार के पास जाता है, यानी जो उस राष्ट्रीय आय है उसका कुछ हिस्सा सरकार ले लेती है टैक्स के रूप में, जो जनता कमाती है टैक्स के रूप में सरकार के पास जाता है। और सरकार के पास कहाँ आता है, सरकार कुछ पैसा कमाती भी है। देखिए सरकार के भी अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योग हैं, जैसे रेलवे है, फ्लाइट्स है, जो है एयर इंडिया है, या फिर तेल की कंपनियां हैं, बहुत सी ओएनजीसी कंपनी है, कोयले की कंपनियां हैं। कुछ ऐसे उपक्रम हैं जिन पे सरकार का नियंत्रण होता है, यानी वो सरकार के मालिकत्व में है, उनके अधिकार में है, तो उससे भी सरकार पैसा कमाती है। यानी इस राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में सरकार के पास और उपक्रमों के लाभ के रूप में भी जाता है। उपक्रमों के लाभ के रूप में, यानी दो तरीके से इसका कुछ हिस्सा जो है वो सरकार उठा ले जाती है। अगर भाई रेलवे प्रॉफिट में जा रही, मान लेते हैं कि 10 रुपया रेलवे में कमाया, रेलवे ने कमाया 1 लाख रुपया, तो वो 1 लाख रुपया किसके पास गया, सरकार के पास गया। सिर्फ उतना ही नहीं गया, आपने यानी जनता ने जो अपने उद्योग से, नौकरियों से पैसा कमाया, उसमें से भी टैक्स के रूप में सरकार ने कुछ पैसा ले लिया। तो दो तरीके से सरकार के पास पैसा पहुंच गया। अब जो बाकी शेष पैसा है वो जनता के पास रहता है। जनता के पास दो जगह आप मोटे तौर से कह सकते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था का पैसा जो है वो उसकी सरकार और उसके जनता के बीच में डिवाइड होता है। अब इस पैसे का क्या होता है, ये जो जनता का पैसा है, जनता का पैसा उसी अर्थव्यवस्था में फिर खर्च होता है पूंजी के रूप में, यानी वो पूंजी के रूप में और व्यय के रूप में, यानी वो वहीं पे खर्च करता है, वहीं पे उद्योग करता है या फिर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है। वो कुछ भी करे, आर्थिक क्रियाएं, यानी यहाँ पर इस पैसे से जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, उससे ये पैसा पुनः उसी अर्थव्यवस्था में चला जाता है। जनता का पैसा फिर उसी में चलता रहता है। ये है चक्र। अब ये जो सरकार के पास पैसा जाता है ये भी घूम करके इसी अर्थव्यवस्था में आता है निवेश के रूप में, यानी सरकार भी निवेश करती है, यानी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सरकार भी अपने पैसे से पूंजी लगाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई उपक्रम है, कोई बैंक है, कोई रेलवे है, या तो अगर वो घाटे में जाने लगता है तो सरकार उसमें पूंजी डालती है, यानी पैसे उसको देती है अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए। तो निवेश करती है और विकास करती है। अब विकास एक बड़ा आयाम है, आप इसको समझ लीजिए। सिर्फ विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती है और इसी में सभी जो है वो व्यय होते हैं, यानी खर्च करती है। जितना भी खर्च है सरकार वो सब कहाँ करती है, इसी अर्थव्यवस्था में फिर खर्च कर देती है। नौकरियां देती है, उसके वेतन के रूप में, पेंशन के रूप में, बहुत सारे तरीके हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। यानी आप मोटे तौर से कह सकते हैं कि जनता का पैसा भी उसी अर्थव्यवस्था में और सरकार का पैसा भी उसी अर्थव्यवस्था में खर्च हो जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो भारत में वर्तमान में चल रही है और लगभग सभी स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाओं में यही प्रक्रिया चलती है। लेकिन अब बात करें कि ब्रिटिश टाइम में क्या होता था। ब्रिटिश टाइम में क्या होता था, ब्रिटिश टाइम में इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। ब्रिटिश समय
ब्रिटिश समय में जो बिल्कुल सब ऐसे ही होता था, लेकिन ये जो पैसा आता था, देखिए कर के रूप में वो लेते थे, टैक्स लेते थे, लगान लेते थे कर पे, और उपक्रमों के माध्यम से भी उनको पैसा मिलता था। जैसे रेलवे में फायदा हुआ, जैसे शिपिंग चल रही है, जहाज में फायदा हुआ, प्लस जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिशर्स थे, वो व्यापार भी करते थे, उससे भी फायदा वो कमाते थे, यानी कर भी लेते थे, अपना निजी काम भी करते थे, उससे भी फायदा कमाते थे। तो यह पैसा उनके पास भी आता था। जनता का पैसा तो घूम करके उसी अर्थव्यवस्था में आया, लेकिन जो अंग्रेजों के पास पैसा आया वो पैसा कहाँ चला गया? अब ब्रिटिश समय में वो पैसा इंग्लैंड चला गया, वो पैसा इंग्लैंड चला जाता था। यानी यहां पर देखिए ये वाला प्रोसेस है, यानी वो पैसा घूम करके आपकी अर्थव्यवस्था पे खर्च करने के बजाय जो भी रेलवे को लाभ हुआ, जो भी है पैसा, वो सब इंग्लैंड चला जाता था और वो इंग्लैंड में खर्च होता था। यानी आप कह सकते हैं कि वो सब लंदन में खर्च किया जाता था। वहाँ के देश की, वहाँ की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए वहाँ खर्च किया जाता था। तो इस तरह क्या हुआ, ये हमारे देश का पैसा बाहर चला गया और उसके बदले में हमको कुछ नहीं मिला। और यहाँ होना क्या चाहिए, जो पैसा बाहर गया जनता से, वो वापस हमारे अर्थव्यवस्था पे खर्च किया गया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो हमको ही फायदा पहुँचाएगा। अगर हम सरकारी जॉब में हैं तो हमको वेतन के रूप में मिलेगा, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या आम जनता हैं तो जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, सड़क, रेलवे, बिजली, पानी आदि विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कहीं ना कहीं से वो हमारे लिए ही फायदेमंद होगा। लेकिन ये पैसा ब्रिटिश काल में बाहर चला जाता था, हमको इससे कुछ नहीं मिलता था। इसीलिए कहा जाता है कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था से धन का बहिर्गमन किया गया। तो ये चीज आप क्लियर कर लिए। अब कैसे, किन किन तरीकों से अंग्रेज पैसे को बाहर ले गए, यानी प्रश्न बनता है कि धन बहिर्गमन के क्या संसाधन थे। क्वेश्चन आपसे अगर किया जाता है कि किन तरीकों से धन का बहिर्गमन ब्रिटिशर्स ने किया, वो कौन सी नीतियां, वो कौन से टूल थे जिनके माध्यम से पैसा बाहर गया, उस पर चर्चा करें तो उस पर हम बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए। धन का बहिर्गमन कैसे हुआ, देखिए किस प्रकार से धन का बहिर्गमन हुआ। कई तरीके थे उसके। एक को नाम दिया गया होम चार्ज, यानी गृह चार्ज। होम चार्ज एक वर्गीकरण किया गया कि कुछ ऐसे साधन थे जिनके द्वारा उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि यह हम इस सरकार के संचालन के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसको होम चार्ज कहा गया, यानी आपके घर के संचालन के लिए ये पैसा चार्ज किया जा रहा है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ों को रखा, देखिए सारा पैसा बाहर जा रहा है। होम चार्ज आज भी है, आज भी होता है। अगर आपके क्षेत्र में कोई एक नौकर लगाया गया है सरकार का, जैसे मुझे मान लीजिए कि मैं एक सरकारी टीचर हूँ, तो मुझे उसके बदले में पैसा दिया जाता है, लेकिन वो पैसा मैं ले करके कहीं नहीं चला जाता हूँ, वो पैसा मैं इसी अर्थव्यवस्था में खर्च करता हूँ। किसी दुकान से सब्जी लाता हूँ, किसी दुकान से मैं यहीं पे, यानी वो टोटल पैसा मैं यहीं के बैंक में रखता हूँ, यहीं खर्च कर देता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे देश का रहने वाला होता कि ये सारा पैसा ले जाके मैं अपने देश में निवेश करता, तो फिर ये पैसा बाहर चला जाता। तो यहाँ पर जो होम चार्जेज हैं वो सब बाहर गया। जैसे कि इसमें हम कह सकते हैं कि जो भारत सचिव का पद आप जानते हैं लंदन में बनाया गया, यानी ब्रिटिश संसद में एक पद भारत सचिव का बनाया गया। प्लस उसकी जो है 15 सदस्यीय परिषद थी, एक आपको याद होगा ये गठित की गई थी। 15 सदस्यीय परिषद का खर्च, यानी ये खर्च जो है बहुत ज्यादा था। ये खर्च क्या था, ये बहुत ज्यादा था, इसमें बहुत ज्यादा खर्च किया जाता था। इस भारत सचिव के पद और 15 सदस्यीय परिषद का जो खर्चा था वो बहुत ज्यादा था। होम चार्जेज जो है
वो आप देखेंगे कि अगर हम बात करें कि 1857 से पहले अगर हम बात करें तो ये जो होम चार्ज था वो 10 से लेकर के 13% तक था। लेकिन यही होम चार्ज जब हम देखते हैं कि 1900 के बाद ये देखते हैं तो 40% तक चला गया। यानी होम चार्ज पे बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। 40% तक पैसा जो है होम चार्ज पे खर्च किया गया और उसमें भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद का खर्च था। और आप बात कर सकते हैं कि जो कंपनी थी इसमें और भी खर्चे थे। कंपनी के शेयर धारक, भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी बहुत दिन तक शासन किया, तो कंपनी के शेयर धारक होते थे, उसके मालिक थे जिन्होंने उस कंपनी में पैसा लगाया था। वो सब शेयर धारक कहाँ के हैं? वो सब शेयर धारक ब्रिटेन के हैं, यानी उसमें इंडिया का कोई मालिक नहीं है। कंपनी के शेयर धारक को क्या दिया जाता था? लाभांश दिया जाता था। यानी मुनाफा जो भी कंपनी कमाती थी भारत की धरती से, उसका फायदा बराबर शेयर के हिसाब से बंटवारा किया जाता था शेयर धारकों के पास में। तो क्या उसमें कोई शेयर धारक भारत का था? नहीं, सभी ब्रिटेन के थे। इसका मतलब है सब पैसा कहाँ गया? ये जो लाभांश के रूप में पैसा दिया जा रहा था, ये सब पैसा कहाँ गया एट लास्ट? यानी ये धन कहाँ गया? बहिर्गमन हो गया। यही तो है बहिर्गमन, यानी ये पैसा भी बाहर गया, ये पैसा भी बाहर ही गया। आप देखेंगे हर एक पॉइंट में जो पैसा एट लास्ट जा रहा है वो ब्रिटेन जा रहा है, तो वो जो है धन के बहिर्गमन में आएगा। और देखिए सैन्य और असैन्य खर्चे, सैन्य प्लस असैन्य खर्चे, यानी ऑफिस को चलाने के लिए बहुत से जो कर्मचारी थे, सैनिक थे, वो सब ब्रिटेन के थे। तो सैन्य और असैन्य खर्चे इससे दिए गए और वह भी जो है पैसा सब बाहर ही चला गया। और क्या किया गया? यहाँ के सैनिकों के लिए जो स्टॉक खरीदा था, जैसे बंदूकें या इक्विपमेंट्स, वर्दियां जो खरीदारी की जाती थी, वो सब ब्रिटेन से की जाती थी। या कह सकते हैं आप सैनिकों के लिए भारत में स्टॉक की खरीदारी कहाँ से? ब्रिटेन से की जाती थी। तो जब ब्रिटेन से खरीदारी की जाएगी और भारत के सैनिकों के लिए, इसका मतलब भारत का पैसा कहाँ जा रहा है? विदेश जा रहा है। तो यह भी जो है एक धन का बहिर्गमन का साधन था उनका। और क्या क्या चीजें करते थे? जो भी कर्मचारी थे उनके वेतन भत्ते, ब्रिटिश कर्मचारी के वेतन भत्ते, जो रिटायर हो गए उनको पेंशन, अब वो रिटायर होके इंडिया में तो रह नहीं रहे, वो सब ब्रिटेन में रह रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं, भत्ते उठा रहे हैं, पेंशन उठा रहे हैं, आदि जो उनके खर्चे हैं, ये भी सब पैसा कहाँ जा रहा है? ये भी सब पैसा ब्रिटेन ही जा रहा है। सार्वजनिक ऋण का भुगतान, सार्वजनिक ऋण का भुगतान, ऋण कहाँ से लेके आए थे? ऋण भी लेकर के आते थे विदेश से ही, और उसके भुगतान के रूप में यानी उसका ब्याज और उसकी किस्तें देने में भी पैसा जो भारत का है वो बाहर जाता था। तो इस प्रकार से धन का बहिर्गमन जो है ग्रह चार्ज दिखा करके बहुत से तरीकों से पैसा भारत का बाहर ले जाया गया। देखिए ऋण का कुचक्र, इसमें जो है दादा भाई नौरोजी इसे ऋण का कुचक्र कहते हैं। देखिए समझ लीजिए ऋण का कुचक्र क्या है। ऋण का कुचक्र अभी हम देखेंगे, इसमें और भी ऋण के कुचक्र में चीजें शामिल हैं। अभी इसमें और पॉइंट्स आएंगे जिसमें आप देखोगे कि निवेश के माध्यम से भी इन्होंने पैसा बाहर निकाला। चलिए पहले हम सारे पॉइंट पे ही बात कर लेते हैं। और क्या चीजें थी? देखिए ये तो ग्रह चार्ज में चीजें आ गई। आगे चीजें क्या हैं? विदेशी निवेश का लाभांश, या आप कह सकते हैं ब्याज। और ये किसमें किया गया? जैसे रेलवे में आदि सब पीछे पड़ चुके हैं। कहाँ कहाँ निवेश किया गया था? पिछले चैप्टर में आपको हमने बताया था रेलवे, सिंचाई, बाग और
जो है सिंचाई की परियोजनाएं, तमाम क्षेत्रों में, बैंकिंग में, बीमा क्षेत्र में, इन सब में जो है विदेशी पूंजी का निवेश किया गया। और कौन से विदेशी, ये कहाँ से, यानी ये सब ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन से पूंजी आई, ऋण के रूप में आई, और उसका लाभांश ब्याज जो है वो भारत के पैसे से अदा किया गया, यानी उससे जो है पैसा बाहर चला गया। और क्या चीजें हुई, बैंक, बीमा, रेलवे, जहाजरानी, शिपिंग का लाभ। देखिए ये सभी सेक्टर थे, जैसे बैंक है, बीमा है, रेलवे है, जहाजरानी, इनके मालिक कौन थे, इन सब चीज़ों के मालिक थे ब्रिटेन के लोग। और जब ये चीज़ें फ़ायदा कमाती थी, जैसे रेलवे को अगर फ़ायदा होता था तो वो पैसा ब्रिटेन चला जाता था, क्योंकि मालिक ब्रिटेन का है, तो वो पैसा भारत के किसी काम नहीं आता था, उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि वो पैसा भारत के वासियों का है। तो यहाँ जो रेलवे फायदे में जाएगी तो वो रेलवे का पैसा इंग्लैंड चला जाएगा, यानी वो भी जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ को ही शो कर रहा है। और अंग्रेजों का निजी व्यापार, अंग्रेजों के निजी व्यापार से लाभ, यहाँ जो अंग्रेज निजी व्यापार करते थे उससे उनको फायदा जो होता था वो भी विदेश चला जाता था। और चीजें देखिए, प्रारंभ में खजानों की लूट, खजानों की लूट आपने शुरुआत में देखा था कि जब शुरू में राजस्व का काम कंपनी के हाथ में आया तो पूरे के पूरे खजाने खाली कर दिए इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में, यानी लूट लिया। वो पैसा भी सीधे डायरेक्ट ही उठा ले गए इंग्लैंड, यानी वो जो लूट का पैसा था उसको भी ये बाहर निकाल ले गए। इस प्रकार प्रारंभ में आप खजानों की लूट जो है वो भी धन के बहिर्गमन में ही आता है। और इसमें इसके अतिरिक्त अन्य जो कारण आप दिखाएंगे वो है अनेक प्राचीन एवं ऐतिहासिक बहुमूल्य वस्तुएं ले जाई गई। यानी ऐसा नहीं है कि केवल ये पैसा ही ले गए, अनेक प्राचीन ऐतिहासिक बहुमूल्य वस्तुएं, जैसे कि लिख सकते हैं सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, ये सब चीजें भी उठा ले गए वो, इससे भी धन का बहिर्गमन हो। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कोहिनूर हीरा, एक चीज का उदाहरण ले लीजिए काफी है। जैसे उदाहरण के लिए क्या लिख सकते हैं आप, कोहिनूर हीरा। अगर आप कहें कि ये उनको प्राप्त हुआ, जीता, गिफ्ट में मिला, पुरस्कार में मिला, देखिए ये सारी चीजें उनको कैसे मिलती थी, हीरे जवाहरात कई तरीकों से मिलते थे, या तो वो जीत लेते थे, या तो पुरस्कार के रूप में प्राप्त करते थे, या तो वो किसी अन्य रूप में, किसी भी द्वारा, किसी भी तरीके से, मैं कहता हूं कोई भी तरीके से अगर ब्रिटिश सत्ता को ये चीजें प्राप्त हो रही हैं, सोना, चांदी, बहुमूल्य धातुएं, हीरे, जवाहरात, तो वो भारत में ही रहना चाहिए था। उसको उठा के अगर आप इंग्लैंड लेकर चले गए तो भारत की संपत्ति तो कम हो गई। भारत से मान लेते हैं 10 किलो सोना है, 10 किलो सोना आपको मिला, आप उसका भारत में ही यूज करिए तो आप शासक हैं। भाई मुगल सत्ता की अगर बात करें, चलो एक उदाहरण के लिए आप यहां समझिए, मुगल सत्ता है, कोई भी शासक, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, कोई भी है, हम उसकी नीतियों की, उसके क्रियाकलापों को किनारे कर देते हैं, वो सब अलग चर्चा का विषय है, आप इतिहास में पढ़ते हैं क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, उस पर बहस नहीं करेंगे। हम एक टॉपिक पे बहस करेंगे कि यदि अकबर के खजाने में 100 रुपया था तो वो 100 रुपया ले करके वो कहीं दूसरे देश ब्राजील तो नहीं भाग गया, वो 100 रुपया उसने जीवन में कमाया, यहीं खर्च किया और यहीं पे छोड़ करके वो चला गया अपनी जीवन से ऊपर, तो वो 100 रुपया तो भारत का ही रहा ना, भारत की अर्थव्यवस्था पे ही रन करेगा वो। अगर हीरे जवाहरात उसके खजाने में है तो वो यहीं रहे। लेकिन इनका काम क्या था कि ये जो भी अर्जित करते थे, जो भी सोना चांदी, वो जब बहुमूल्य चीजों को ब्रिटेन उठा ले जाते थे, जो भी इनके फर्म कमाते थे, रेलवे, जहाज, वो सब लाभ ब्रिटेन चला जाता था, जो भी वेतन, भत्ते, पेंशन, ये सब ब्रिटेन चला जाता था। तो इसीलिए दादा भाई नौरोजी ने कहा कि यह तो सिस्टम के विपरीत है। किसी देश की अर्थव्यवस्था से जो लाभांश निकलता है सरकार की तरफ,
वो सब दूसरे देश चला जा रहा है। इसीलिए यह जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ है, हमारी संपत्ति विदेश जा रही है और उसके बदले में हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसीलिए यह एक बहुत आलोचना का विषय बना। और आप देखेंगे कि भारत में जब नेशनलिज्म का जन्म हुआ यानी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो उसमें ये थ्योरी ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बहुत योगदान करती है। जब हम राष्ट्रवाद पे पढ़ेंगे, नेशनलिज्म पे चर्चा करेंगे कि उसके उदय होने में कौन कौन से कारण थे, तो वहाँ पर इन बुद्धिजीवियों के ये विचार जो भारत की जनता को ये दिखाने में सफल हुए कि देखिए ब्रिटिश सत्ता किस प्रकार से आपका शोषण करके सारा पैसा ब्रिटेन ले जा रही है। इसके पहले कोई ये सोचा ही नहीं कि ये पैसा हमारे देश का बाहर जा रहा है, इसका हमारी अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ रहा है। चलिए मान लीजिए जैसे वर्तमान की आज की सरकार आपसे 10 रुपये टैक्स के रूप में ले ले और 10 रुपये वो रेलवे और जहाज इन माध्यमों से कमा लिए, तो आपके अर्थव्यवस्था से 20 रुपया सरकार ने ले लिया। आपकी 100 रुपये की अर्थव्यवस्था थी, 20 रुपये सरकार ने ले लिया और फिर वो 20 रुपये वो हजम कर जाए, वो 20 रुपये ले करके मंगल ग्रह पे उसका अपना देश है वो वहाँ जाके खर्च कर दे, तो आपकी अर्थव्यवस्था तो 80 रुपये की रह गई। आपने फिर साल भर मेहनत किया, आपने 80 रुपये को बढ़ा करके 5% मान लिया आपकी बढ़ोतरी की दर है, आपने 85 रुपये कर दिया। अब सरकार आई, उस 85 में से फिर 15 रुपये उसने ले लिया, फिर आपके बचे 70 रुपये। अब वो 15 रुपये फिर वो मंगल ग्रह पे रखाई, अब 70 रुपये आपके पास रह गए। इस तरह क्या होगा, आपकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गरीबी की तरफ, पतन की तरफ चली जाएगी। लेकिन यदि वही सरकार वो 20 रुपये 15 रुपये वहां न ले जा करके आपकी ही अर्थव्यवस्था पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, संसाधनों पे, जन कल्याण की योजनाओं पे आपको सपोर्ट करने के लिए निवेश पूंजी आदि माध्यमों से खर्च करती, तो हो सकता है कि आपकी अर्थव्यवस्था 100 रुपये से 120 रुपये हो गई होती एक साल में बढ़ करके। तो ये चीजें नहीं हो पा रही थी, इसीलिए देश नीचे जा रहा था। सब मूल कारण यही था। हम बात कर रहे थे ऋण का कुचक्र। दादा भाई नौरोजी ने इस धन के बहिर्गमन में एक और चीज स्पष्ट की कि इस वजह से भारत ऋण के कुचक्र में भी फंस रहा है। तो ऋण का कुचक्र क्या है? ऋण का कुचक्र समझने के लिए थोड़ा सा पीछे वही चीज आप समझ लीजिए। जैसे हमने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था इसने जो है कमाया पैसा, राष्ट्रीय आय हुई, राष्ट्रीय आय हुई, कुछ पैसा जनता के पास गया, कुछ पैसा सरकार के पास गया, और सरकार उसको कहाँ ले गई? सरकार उसको ले गई इंग्लैंड, यानी धन का बहिर्गमन हो गया। ये क्या हो गया? धन का बहिर्गमन। इसको जो है सरकार उठा ले गई बाहर। हमने बता दिया कैसे उठा ले गई, इन माध्यमों से उठा ले गई। अब इस पैसे को उन्होंने अपने वहां विकास पे खर्च किया, यानी अब ये ब्रिटेन में खर्च हुआ, ब्रिटेन में खर्च किया उन्होंने। और ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में पूंजी इकट्ठा हुई, ब्रिटेन में बहुत सारी पूंजी हो गई। ये पैसा गया, वो भी पूंजी पहुंची, ब्रिटेन में संसाधन डेवलप हुए, वहां उद्योग बढ़े। वहां जब पैसा बढ़ रहा है, सरकार वहां पे पैसा लगा रही है, यहाँ पे लगाने के बजाय भारत में, तो विकास कहाँ होगा? विकास ब्रिटेन में होगा। तो ब्रिटेन में और पूंजी एकत्रित हुई। अब ये पूंजी अर्थव्यवस्था में आई, तो आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में आ गई तो वही बात हो गई जो आज सरकार करती है। लेकिन नहीं, यहां पर तरीका दूसरा हो गया। यहां पर जो ये पूंजी आई भारत में, ये आई ऋण के रूप में और निवेश के रूप में, यानी ऋण के रूप में निवेश किया गया, इन्वेस्टमेंट। आप कोलोनियलिज्म के 3rd पार्ट में पढ़ेंगे वित्तीय पूंजीवाद, यानी किस प्रकार से ब्रिटेन के उद्योगपतियों ने पूंजी को भारत में रेलवे, बागान, सिंचाई, बैंकिंग, बीमा इत्यादि क्षेत्रों में ऋण के रूप में निवेश किया। यानी उन्होंने यहाँ पे कोई जन कल्याण की योजनाएं नहीं चलाई, यहाँ के लाभ के लिए काम नहीं किए। यहाँ पर जो भी किया उससे लाभ का अर्जन इन्होंने किया, और इस निवेश के बदले में अत्यधिक मात्रा में इन्होंने लाभ प्राप्त किया, यानी ये तो उन्होंने एक बिजनेस बनाया कि ये पैसा भारत में लगाओ और भारत से इसके बदले में लाभ प्राप्त करो। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं जैसे रेलवे में कितना लाभ लेते थे? आप बताइए हमें कमेंट करके कि रेलवे में जो अंग्रेज लोग यानी ब्रिटेन के निवासी भारत में रेलवे के निर्माण के लिए
जो पैसा लगाते थे उससे वो प्रतिवर्ष कितना लाभ लेते थे, कितने प्रतिशत का गारंटेड लाभ यहाँ की सरकार दे रही थी उनको। क्या उसमें कोई भारत का आदमी पैसा लगा सकता था? तो भारत के पास पैसा था ही नहीं। तो ब्रिटेन के पास जो पैसा था वो इधर से वहीं से निकल के भी आ रहा था। तो ये वहां पहुंच रहा है और वहां से लाभ वापस ब्रिटेन आ रहा है। जब वापस ब्रिटेन आ रहा है तो ब्रिटेन में खर्च हो रहा है, ब्रिटेन में फिर पूंजी बढ़ रही, फिर पूंजी वो भारत जा रही। यानी ये तो एक क्या हो गया, ये ऋण का कुचक्र है, ये एक साइकिल बन गई। और साइकिल चूंकि गलत नियत से है, भारत के लिए नकारात्मक है, इसी चक्र को कहा गया कुचक्र। यानी ऋण के कुचक्र में भारत सरकार फंस गई। और ये लाभ, विदेशी निवेश का लाभ, सार्वजनिक ऋणों का भुगतान, इनके माध्यम से धन भारत का ब्रिटेन पहुंचने लगा। तो अब बात करते हैं कि धन का बहिर्गमन आपने पढ़ लिया, तो इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम में आपको बहुत कुछ नहीं समझना है, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको भारत की अर्थव्यवस्था में नकारात्मक दिखाई पड़ता है ब्रिटिश सत्ता की वजह से, वो सब कुछ इसी धन के बहिर्गमन के परिणाम के रूप में आप जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? यानी अगर मोटे तौर से आप लिखें परिणाम, इसके परिणाम क्या निकले, तो परिणाम में एक आप लिखें कि पूंजी का संचय नहीं हो पाया। यानी पूंजी तो बाहर चली गई, पूंजी का संचय नहीं हो पाया, इस वजह से ये परिणाम हुए। बहुत सारे डॉट्स में लगा रहा हूं, उन डॉट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने इतनी क्लासेस मेरी पढ़ी हैं तो निश्चित तौर से इतनी समझ आपके अंदर जरूर विकसित हो गई होगी कि इस वजह से क्या परिणाम भारत में हो सकते। कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, रटी रटाई बात आप मत करिए कि ये परिणाम हो गया, वो परिणाम हो गया, ये हो गया। कुछ अपनी बुद्धि लगाइए और सोचिए कि अगर आपके देश का पैसा बाहर चला जाए तो क्या होगा। बस जो होगा वही हुआ और वही परिणाम है। तो क्या हुआ, इस पूंजी के न होने से एक चीज हुई। सबसे पहली चीज, भारत में गरीबी आई। यानी जब पैसा नहीं है तो निश्चित तौर से गरीबी आई, और गरीबी होने की वजह से अशिक्षा बढ़ी, कुरीतियां बढ़ी। यानी हर एक चीज गरीबी से जुड़ी है, हर एक चीज गरीबी से जुड़ी है। यहाँ के उद्योग छिन्न भिन्न हो गए, यहाँ की कृषि पतन की तरफ चली गई, यहाँ के जो कुटीर उद्योग थे वो सब विनाश हो गए, खत्म हो गए। उसकी वजह से गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी, जिससे क्राइम भी बढ़ा, अकाल पड़े, लोग मरने लगे और सरकार ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। भूखमरी की यहाँ नौबत एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई कई बार यहाँ अकाल पड़े और पूरे पूरे देश को चपेट में ले लिया, और सरकार ने उसके लिए कोई भी सीरियस जो है कदम नहीं उठाए। और गरीबी का तो ये आलम था, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का ये आलम था कि किसी किसी अकाल में लोगों के पास ना तो उत्पादन था, ना खरीदने के लिए पैसा था। तो किसी किसी प्रदेश में तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मर गए। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि भारत का पैसा, क्या भारत ऐसा था? भारत तो सोने की चिड़िया था। 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी हम रखते थे। अगर आपको मालूम हो तो हम प्राचीन समय से ही जो विश्व की अर्थव्यवस्था में 24% भारत का हस्तक्षेप था। बहुत बड़ी बात होती। आज आप सोच के देखिए कि भारत की सिचुएशन क्या है, अगर टोटल वर्ल्ड की जीडीपी में भारत का क्या स्थान आएगा। तो उस समय 24% हम विश्व व्यापार पे रखते थे अपना अधिकार, और अंग्रेजों के जाते जाते ये 4% के आसपास आ गया था। यानी बहुत डाउन चला गया था। इतना डाउन कभी नहीं गया, इतनी गरीबी कभी नहीं आई थी, ना तो किसी बाहरी आक्रमण की वजह से और ना ही किसी विदेशी शासन की वजह से। अगर हम धन के बहिर्गमन का एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो प्राचीन काल से भारत पे बहुत से आक्रमण हुए हैं। आक्रमणकारियों के नाम की लिस्ट बनाओगे तो पेज भर जाएंगे, इतने आक्रमण भारत पे हुए। लेकिन उन आक्रमणों से भारत पे उतनी गरीबी नहीं आई। उसके बाद तमाम विदेशी शासक भी आए, जैसे मुगल शासक आए, तो मुगल शासक के द्वारा भी भारत में उतनी गरीबी नहीं आई जितना कि सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट जो है वो ब्रिटिश सत्ता की वजह से आया, क्योंकि इन्होंने कंटिन्यू प्रतिवर्ष भारत का पैसा अपने देश उठा करके ले गए। यहाँ की बहुमूल्य चीज़ों को भी उठा ले गए, सोना चांदी उठा ले गए, हीरे जवाहरात उठा ले गए, और धन को तो बराबर ये ले ही जाते रहे। तो इस वजह से ये सभी परिणाम आप अपने आप
लिख लेंगे जो इसके नकारात्मक परिणाम हुए। अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ और लोगों के नाम भी जुड़ते हैं और दादा भाई नौरोजी के विषय में कुछ जानकारियां आपको होनी चाहिए जो आपके प्रेरणा के दृष्टिकोण से बनते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। देखिए, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और दादा भाई नौरोजी के विषय में कुछ और पॉइंट जो जुड़े हुए हैं उनसे, वो भी प्रश्न आपके बनते हैं। प्लस इस धन के बहिर्गमन का सिद्धांत जो है उससे रिलेटेड कुछ समर्थक थे जिन्होंने दादा भाई नौरोजी का समर्थन किया और कई किताबों की रचना की, उन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम दादा भाई नौरोजी के विषय में कुछ बिंदु जान लेते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं। दादा भाई नौरोजी, कुछ चीज़ें पीछे आप जान चुके हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट कर लें। जैसे इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको भारतीय राजनीति के पितामह कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भारतीय राजनीति के पितामह, पितामह, इनको पितामह कहा जाता है। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत चर्चित हैं। एक पुस्तक तो जिसमें ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई थी, उसका क्या नाम था? पॉवर्टी, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन। दूसरा जो इनकी जो पुस्तक है द वांट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये अगली पुस्तक है ऑफ इंडिया। और तीसरी पुस्तक है ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ये तीनों पुस्तकें दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है। तो ये तीन पुस्तकें आप याद रखेंगे। और इनका जो लेख था वो पीछे मैं बता ही चुका हूं, वो आपसे पूछा जा सकता है। और 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स जो है ब्रिटेन की संसद का, जैसे भारत में संसद का लोकसभा होता है तो वहां का एक सदन है, उसको कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। वहां पर सब ब्रिटिशर्स ही होते थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी सदस्य बने। 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य निर्वाचित हुए, सदस्य निर्वाचित हुए थे। ये पहले एशियाई थे, पहले भारतीय थे निर्वाचित। और यहाँ पे लिख लीजिए प्रथम भारतीय, प्रथम ऐसे भारतीय थे जो वहाँ की संसद में एज ए एमपी यानी सांसद बन गए जाकर के। प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई, यानी कोई एशिया का भी नहीं था। इतना इनका जो है वहाँ पर भी, इनकी बुद्धिजीविता का वहाँ पर भी इतना सम्मान है कि वहाँ के लोगों ने, भारत के लोग उसमें वोट नहीं करते थे, ब्रिटिशर्स ही वोट करते थे ब्रिटिश की संसद के लिए। ऐसा नहीं कि अपने देश से इलेक्शन जीत करके वहाँ पहुँच गए हों, ऐसा तो कभी नहीं है ना। तो भारत की जनता ने नहीं, वहीं के जनता ने, वहाँ भी जो भारत के समर्थक हैं, कुछ विचारक जो भारत के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, उन सबके सहयोग से वहाँ पर इन्होंने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी और वहीं पर रहते हुए बहुत सारे सामाजिक कार्य किए और प्रथम बार हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य एमपी चुने गए। एल्फिंस्टन कॉलेज, भारत में भी जो है मुंबई का जो एल्फिंस्टन कॉलेज था, बम्बई ही लिखेंगे, उसमें बम्बई कहा जाता था। तो बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज, हमने बताया था कि एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की गई थी यंग बंगाल आंदोलन से प्रेरित होकर के। बम्बई में एल्फिंस्टन कॉलेज की स्थापना की गई थी और वहाँ पर जो है यंग बॉम्बे आंदोलन चलाया गया था। याद है आपको, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। तो बम्बई के एल्फिंस्टन कॉलेज में ये अध्यापक थे, वहाँ पे लेक्चरर थे, अध्यापक थे गणित के अध्यापक थे। तभी तो इतना गणितीय कैलकुलेशन ये कर ले गए कि जो है भारत का पैसा कहाँ जा रहा है। बाकी इससे पहले तो लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम गरीब क्यों हो रहे हैं, इतना मेहनत करते वक्त भी गरीब हो रहे हैं। तो ये सारा पैसा कहाँ जा रहा था, ये इन्होंने पहली बार इसका ध्यान दिलाया। और इन्होंने 1868 में ही
भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना भी की थी। प्रति व्यक्ति आय निकाली थी 20 रुपया, 20 रुपया वार्षिक, 20 रुपया वार्षिक इन्होंने निकाला था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि दादा भाई नौरोजी ने भारत की व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति आय कितनी निकाली थी, पर कैपिटा इनकम, वो निकाली थी 20 रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक, और ये सबसे पहले इन्होंने ही निकाला था। हालांकि आगे और भी आप पढ़ेंगे और लोगों ने निकाला सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन पहली बार इन्होंने प्रति व्यक्ति आय को निकालने की एक प्रयास किया और इसीलिए इनका नाम उसमें दर्ज किया जाता है। बाकी और लोगों को भी पढ़ेंगे और लोगों ने भी निकाला था, आज़ादी के समय तक जो है बढ़ गई थी। तो प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपया इन्होंने निकाला था। अब कुछ चीज़ों के लिए और भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं धन बहिर्गमन में, यानी इसके समर्थक कुछ लोगों के नाम और आप यहाँ पर जोड़ेंगे। जैसे पहले हैं आरसी दत्त, आरसी दत्त यानी रोमेश चंद्र दत्त, ये बंगाल के थे, ये भी एक बहुत विद्वान थे और सिविल सेवक थे। आरसी दत्त क्या थे, ये एक सिविल सेवक थे, सिविल सेवक थे आरसी दत्त। रोमेश चंद्र दत्त, जिनको रमेश चंद्र दत्त भी कहा जाता है, और ये पहले भारतीय थे, ये प्रथम भारतीय थे जो प्रथम भारतीय जो असिस्टेंट मजिस्ट्रेट से डिविजनल कमिश्नर तक इनका जो है प्रमोशन हुआ था। डिविजनल कमिश्नर, इस पद तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे जो डिविजनल कमिश्नर तक पहुंचे थे। और ये भी जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि धन का बहिर्गमन हो रहा है। धन का बहिर्गमन का समर्थन किया इन्होंने। समर्थन का मतलब ये नहीं कि इन्होंने धन के बहिर्गमन को अच्छा बताया, इन्होंने भी समर्थन किया कि धन का बहिर्गमन हो रहा है। और इस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी, जो पुस्तक ऐतिहासिक है और उसका एक नाम दर्ज है, जो पूछा जाता है कि भारत की आर्थिक इतिहास पे पहली पुस्तक कौन सी है, यानी पहली भारत की आर्थिक इतिहास को वर्णित करने वाली पुस्तक रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा ही लिखी गई थी। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का आर्थिक इतिहास, और ये प्रथम भारत के आर्थिक इतिहास पे पुस्तक थी। आर्थिक इतिहास की पुस्तक यानी आर्थिक इतिहास के रूप में जो पुस्तक लिखी गई थी वो पहली पुस्तक यही है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और जो किसने लिखी है, आरसी दत्त ने। और इन्होंने भी कहा कि जो ये धन का बहिर्गमन है विदेशी लुटेरों से खतरनाक है। इसको जो है आरसी दत्त ने कहा था कि ये विदेशी लुटेरों से भी खतरनाक है। और जो दादा भाई नौरोजी हैं उन्होंने भी कहा था, दादा भाई नौरोजी ने भी एक शब्द कहा था धन का बहिर्गमन, उस पे इन्होंने कहा था कि ये क्या है, वो पूछा जाता है धन का बहिर्गमन। इसको कहा था उन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, अनिष्टों का अनिष्ट। देखिए फ्रेंड, हर एक चीज जो है याद नहीं रहती हर समय। जैसे ये पॉइंट देखिए छूटा जा रहा था, जबकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है अनिष्टों का अनिष्ट किसने कहा था, धन के बहिर्गमन को किसने कहा था या किस संबंध में कहा था। तो अनिष्टों का अनिष्ट जो है वो धन के बहिर्गमन के लिए कहा गया था, और ये दादा भाई नौरोजी ने कहा था। तो आप जब नोट्स बनाएं तो अगर आपको कोई मिलते हैं नए पॉइंट्स तो थोड़ा सा पेज पे जगह छोड़ के चला करें। देखिए पेज पे जब आप लिखते हैं नोट्स तो यहाँ आप मार्जिन थोड़ा छोड़ दिया करें और यहाँ लिखा करें इस तरह से। तो ये जो खाली जगह रहती है इसको आप बाद में कोई अन्य पॉइंट मिलता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड तो वहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इधर नीचे थोड़ा छोड़ दिया करें। तो ऐसा एक तरीका होता है नोट्स बनाने का,
ताकि अगर कभी अपग्रेड करना हो, कोई पॉइंट बढ़ाना हो, तो आपको अलग से कहीं दूर नोट करने से अच्छा वहीं पे नोट कर लिया जाए। तो धन के बहिर्गमन को इन्होंने अनिष्टों का अनिष्ट यानी मेजर इविल कहा था इन्होंने। मेजर इविल, बहुत बड़ी ये जो है बुराई है, ये अनिष्टों का अनिष्ट है, तो ये कहा था। इसके अलावा आरसी दत्त के अलावा गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इसके अलावा जो है गोपाल कृष्ण गोखले समर्थक हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी जो है दादा भाई नौरोजी का समर्थन किया और ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। वहां पर जो है इस मुद्दे को उठाया। इंपीरियल, इन सब चीजों के विषय में आप आगे पढ़ेंगे भी। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस मुद्दे को उठाया, था। तो गोपाल कृष्ण गोखले भी समर्थन में उतर के आए। दादा भाई नौरोजी जो है 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे। ये 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे और स्थापना में भी सहयोग किया था, यानी स्थापना में सहयोग, ये 2 चीजें भी इनके योगदान में हैं, सहयोग किया था। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब अभी हम आगे पढ़ेंगे 1885 में, तब उस कांग्रेस की स्थापना में भी दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा हाथ है, उसके सहयोग में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और उसके ये 3 अधिवेशनों की इन्होंने 3 बार अध्यक्षता भी की है। और धन का बहिर्गमन का जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था, 1896 में कांग्रेस ने धन के बहिर्गमन को मान्यता प्रदान की। यानी कि कांग्रेस की स्थापना हुई, सिद्धांत तो ये पहले ही दे चुके थे, 68 से ही था अस्तित्व में। 1896 के अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के बहिर्गमन को मान्यता प्रदान की कि हाँ, ऐसा किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा और इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए। धन के बहिर्गमन को मुद्दा बना करके, यानी ये जो 1806, देखिए उस समय जो नेतृत्व करता था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। आगे हम पूरा नेतृत्व पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1896 में जब कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, धन का बहिर्गमन हो रहा है, माना जाता है इस बात को, तो उस समय भारत में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में थी। तो अगर कांग्रेस के अधिवेशन में कोई चीज का मुद्दा जो है वो पास हो जाता है, तब उसके लिए पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन किए जा सकते थे। वो बहुत बड़ा नेटवर्क था। तो जब 1896 में कांग्रेस ने धन के बहिर्गमन को मान्यता प्रदान कर दी, तो इसी को आधार बना करके आप देखेंगे 1905 में जो है वो दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग की थी, स्वशासन की मांग की। तो ये सब चीज़ें निकल के आती हैं धन के बहिर्गमन पे, और इतनी चीज़ें काफ़ी हैं आपके इस सिद्धांत के लिए। मार्क्स एक विचारक रहे, अर्थशास्त्री रहे, उन्होंने इसको ब्लीडिंग प्रोसेस की संज्ञा दी है, आप नोट कर लीजिएगा। कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने जो है इस धन के बहिर्गमन का जो मामला है इसको इन्होंने ब्लीडिंग प्रोसेस का नाम दिया है। तो दादा भाई नौरोजी के विषय में हम एक चैप्टर और पढ़ने वाले हैं, वो शायद धार्मिक और राजनीतिक सुधार में पारसी धर्म में सुधार आंदोलन का चैप्टर शायद छूट गया है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।